तो दोस्तों आज है 27 दिसंबर। जी हाँ दोस्तों, आज ही के दिन माई फॉल्ट 2 यानी कि योर फॉल्ट नाम की ये जो मूवी है हमें देखने को मिलने वाली है प्राइम वीडियो के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर। और आप सभी इसका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, तो ये आज ही के दिन रिलीज़ होगी। तो आज की इस वीडियो में हम इसी मूवी के बारे में आपको पूरी जानकारी बताने वाले हैं। इसके पहले तो प्री प्रोडक्शन, रिलीजिंग, कास्टिंग, फैक्ट, डिटेल अपडेट और स्टोरी तो आप सभी को पता होगी। टीजर ट्रेलर भी बहुत ही बेहतरीन रहा है और ये एक रोमांटिक मूवी रहने वाली है। तो दोस्तों आज हम इसी मूवी के बारे में आपको पूरी जानकारी बताएंगे। योर फॉल्ट एक स्पेनिश कुलपातुया डोमिंगो गोंजालेज द्वारा निर्देशित एक आगामी स्पेनिश रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जो मर्सिडियो रोन की कल्पेबल्स श्रृंखला जिसमें गैब्रियल ग्वेरा और निकोल वालेस मुख्य भूमिका में है। यह माई फॉल्ट 2023 का अनुवर्ती है। कथानक निक और नोआ के बीच रोमांस, जो अब क्रमशः विश्वविद्यालय और एक पेशेवर कैरियर शुरू कर रहे हैं, को एक प्रतिशोधी पूर्व प्रेमिका सहित नई बाधाओं का सामना करना पड़ता है। ढालना निकोल वालेस नूर के रूप में थीन, गैब्रियल ग्वेरा निक के रूप में अथीन, मार्ता हजास 4, इवान सांचेज 4, विक्टर वरोना ओ 4, ईवा रुयो 4, गोया टोलेडो एनाबेल के रूप में ओ 4, सोफिया के रूप में गैब्रिएला एंड्राडा ओ 4, एलेक्स बेजर ब्रायर के रूप में ओ 4, माइकल के रूप में जेवियर मोरगेट 4, लुका के रूप में फेलिप लोंडोनो थो 4। उत्पादन कुलपातुया, जो माई फॉल्ट का सीक्वल है, को तीसरी किस्त कुल्पा नुएस्ट्रा के साथ शूट किया गया था। दोनों फिल्मों की संयुक्त शूटिंग फरवरी 2024 में मैड्रिड में पूरी हुई। 5. यह फिल्म पोकीप्सी फिल्म्स, एलेक्स डेला इग्लेसिया और कैरोलिना बैंक द्वारा निर्मित है। 5. मुक्त करना फिल्म 27 दिसंबर 2024 को रिलीज होगी। 4. स्वागत सिनेमेनिया की पायोला पार्डो लूथ ने फिल्म को 5 में से 3 स्टार दिए और लिखा कि यह अपने उद्देश्य को पूरा करती है क्योंकि यह बहुत मनोरंजन करती है और आपको यह जानने के लिए उत्सुक छोड़ देती है कि गाथा की तीसरी और अंतिम किस्त में क्या होगा। 6. द गार्जियन के पीटर ब्रैडशो ने फिल्म को 5 में से 1 स्टार की रेटिंग दी। इसे दिमाग को झकझोर देने वाली विचित्र और लकड़ी की तरह अभिनय वाली रोमांटिक ड्रामाएं बताए। 7. यह भी देखें 2024 की स्पेनिश फिल्मों की सूची। माई फॉल्ट स्पेनिश कुल्पा मिया 2023 की एक स्पेनिश रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन डोमिंगो गोंजालेज ने किया है और यह उनकी पहली निर्देशित फीचर लंबाई वाली फिल्म है जिसमें निकोल वालेस और गैब्रियल ग्वेरा ने अभिनय किया है। यह मर्सिडियो रोन की इसी नाम की वॉटपैड कहानी पर आधारित है। कथानक नोआ अपनी मां राफेला के साथ अपने शहर को छोड़ देती है, अपने प्रेमी डैन और अपने दोस्तों को पीछे छोड़कर अपनी मां के नए पति विलियम लिस्टर के हवेली में रहने के लिए। वह अपने सौतेले भाई निक से मिलती है और वे एक दूसरे से नफरत करने लगते हैं। विलियम एक डिनर का आयोजन करता है ताकि पूरा परिवार एक दूसरे को जान सके। डिनर के दौरान निक और नोआ एक दूसरे से भिड़ जाते हैं। नोआ को यह भी पता चलता है कि निक एक सर्फिंग चैंपियन है, कानून की पढ़ाई करता है और वह धूम्रपान भी करता है जिसके बारे में उसके पिता और राफेला को पता नहीं है। निक काम के लिए डिनर के बीच में ही निकल जाता है। नोआ कहती है कि वह भी जा रही है, इसलिए विलियम और राफेला निक से नोआ को घर छोड़ने के लिए कहते हैं। निक और नोआ के बीच फिर से लड़ाई होती है जिसका अंत निक द्वारा नोआ को बीच सड़क पर छोड़ने के साथ होता है। बाद में नोआ को निक के दोस्त मारियो द्वारा उठाया जाता है और उसे पता चलता है कि निक वास्तव में एक पार्टी में है। पार्टी में नोआ को पता चलता है कि निक एक प्लेबॉय है जो बहुत सी लड़कियों के साथ घूमता है। वह जेना, उसके प्रेमी लायन और निक की दोस्त अन्ना से मिलती है। नोआ और जेना जल्दी ही करीबी दोस्त बन जाते हैं। पार्टी के दौरान रोनी का दोस्त टिपो नोहा को शराब पिलाने की कोशिश करता है। निक बीच में आता है, नोहा को बचाता है और उसे घर ले जाता है। नशे में धुत नोहा को सपना आता है कि उसकी मां पर किसी ने हमला कर दिया है। इस बीच निक नोहा के फोन का इस्तेमाल करके उसकी मां को संदेश भेजता है कि वह जेना के साथ मूवी देख रही है और उसने निक के साथ अपने विवाद सुलझा लिए हैं।
बाद में उसे पता चलता है कि निक को भी रेसिंग का शौक है। नोआए और जेना ठीक उस समय रेस में शामिल होते हैं जब निक शुरू होने वाला होता है। हालांकि पहले तो उनका ध्यान भटकता है, लेकिन निक अपनी रेस जीत जाता है। नोआए जेना और लायन को भी आश्चर्यचकित करता है कि उसे रेसिंग के बारे में एक दो चीजें पता है। हालांकि वह कभी नहीं बताती कि उसे यह कैसे पता है। लायन भी अपनी रेस जीत जाता है। नोआए को डैन की एक तस्वीर मिलती है जिसमें वह अपनी सबसे अच्छी दोस्त बेट्टी को चूम रहा होता है, जिससे वह लियोनार्डो को चूम लेती है और वह इसकी तस्वीर लेने की कोशिश करती है। निक बीच में आता है और उसे जाने के लिए कहता है, चूंकि वह ऐसा करने के लिए अड़ी हुई है। निक उसे चूमता है और उसके लिए इसकी एक तस्वीर लेता है और फिर उसे कार में रहने के लिए कहकर चला जाता है जब तक कि जेना उसे लेने नहीं आती। नोआए गलती से कार स्टार्ट कर देती है और चूंकि कार स्टार्टिंग लाइन में थी, इसलिए उसे अगले रेसर के साथ रेस करनी पड़ी, जो रोनी होता है। रोनी का कहना है कि निक को रेस में भाग लेना था और उन्होंने धोखा दिया, जिससे वह विजेता बन गए। इसलिए निक को उसे 15,000 यूरो और वह पोर्श देना होगा जिसे वह चला रहा था। निक और रोनी के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है, जो जल्द ही एक गिरोह की लड़ाई में बदल जाती है। निक ने देखा कि नूह असहज है। जेना और लायन उसे निक की कार में ले जाते हैं। निक उनके साथ जुड़ जाता है और वे गाड़ी चलाकर चले जाते हैं। निक अपने पिता द्वारा आयोजित कंपनी के समारोह से खुद को दूर रखता है। समारोह के बाद निक घर आता है और कॉमन रूम में नूह को जोश से चूमता है। राफेला को लगता है कि नोआए परेशान है और वह डैन को अपने घर ले आती है। नोआए के मन में निक के लिए भावनाएं उठने लगती है और इसलिए वह डैन को दूर रखती है। निक रोनी के साथ एक और हाथापाई में उलझ जाता है और घर वापस आकर घायल हो जाता है। नोआए निक के घावों पर हाथ फेरता है और वे फिर से किस करते हैं। निक, नोआए, जेना, लायन, मारियो और अन्ना डेट पर जाते हैं, जो एक फाइट क्लब में खत्म होती है जहां निक लड़ रहा होता है। निक और नोआए का रिश्ता टूट जाता है क्योंकि नोआ अपने जीवन में हुई सारी हिंसा से डरती है। नोआ को लगातार किसी ऐसे व्यक्ति से नोट मिल रहे हैं जो बदला लेने की ताक में है। नोआ गलती से इसे डैन समझ लेती है, लेकिन असल में यह उसके अलग हुए पिता जोनास का है, जिसके बारे में उसने कहा कि वह मर चुका है। जोनास एक रेसर था और इसीलिए नोआ को रेसिंग के बारे में इतना कुछ पता था। जोनास अपने जेल साथी रोनी का इस्तेमाल राफेला और नोआ को पकड़ने के लिए कर रहा था ताकि बदला लिया जा सके। विलियम को इस बारे में पता चलता है और वह निक से नोआ पर नजर रखने के लिए कहता है। निक नोआ को कोठरी में बंद करने के बाद अन्ना से बचाता है और उसे घर ले जाता है। विलियम को निक और नोआ के बीच अवैध संबंध के बारे में पता चलता है। निक की अपनी मां की तरफ से एक और सौतेली बहन भी है, मैग। निक और नोआ अपने रिश्ते को खत्म करने का फैसला करते हैं क्योंकि उनके माता पिता इसे स्वीकार नहीं करेंगे। हालांकि वे केवल समुद्र तट पर सेक्स करते हैं। बाद में जोनास के आदेश पर रोनी द्वारा नोआ का अपहरण कर लिया जाता है। विलियम और राफेला को नोट से पता चलता है कि जोनास इसके पीछे है। जोनास राफेला को फोन करता है और 1 मिलियन यूरो नकद मांगता है। विलियम और राफेला पुलिस के साथ आदान प्रदान करने जाते हैं। निक आता है और अपने पोर्श में बीमा ट्रैकर का उपयोग करके ठिकाने का पता लगाता है। जोनास को इसके बारे में पता चलता है और कार का पीछा शुरू होता है जिसमें नोआ पोर्श चला रहा होता है, जहां जोनास उसे बंधक बनाकर रख रहा था। निक अपनी कार में एक इंस्पेक्टर के साथ उनका पीछा करता है। ढालना, निकोल वालेस नोआ मोर्गन के रूप में 1, निक लिस्टर के रूप में गैब्रियल ग्वेरा 1, राफाएला मोर्गन के रूप में मार्टा हाजस 2, विलियम लिस्टर के रूप में इवान सांचेज 3, ईवा रुयो जेना के रूप में 2, विक्टर वरोना शेर के रूप में 2, रोनी के रूप में फ्रैन बेरेंगुएर 3, जोनास के रूप में इवान मास्कुए 1। उत्पादन, यह फिल्म मर्सिडियो रोन की वॉटपैड कहानी कुल्पा मिया पर आधारित है, जिसे बाद में पेंगुइन रैंडम हाउस द्वारा प्रकाशित एक पुस्तक त्रयी में विस्तारित किया गए। अकायर, यह पोकीप्सी फिल्म्स, एलेक्स डे ला इग्लेसिया और कैरोलिना बैंग का प्रोडक्शन है। 5, कोस्टा डेल सोल में शूटिंग स्थानों में टोरेमोलिनोस, मनिलवा और मार्बेला शामिल थे। 6, मुक्त करना,
यह फिल्म 8 जून 2023 को अमेज़न प्राइम वीडियो पर शुरू हुई। 7 अमेज़न प्राइम वीडियो के अनुसार फिल्म ने कथित तौर पर सेवा के इतिहास में किसी भी गैर अंग्रेजी स्थानीय मूल के लिए सर्वश्रेष्ठ शुरुआती 3 दिवसीय दर्शकों के आंकड़े हासिल किए। आयर स्वागत। डेली एक्सप्रेस के लुकास हिलपॉल ने फिल्म को 5 में से 2 स्टार दिए, यह देखते हुए कि यह प्राइम वीडियो का अब तक का सबसे घटिया उपक्रम हो सकता है, लेकिन यह कम से कम एक आत्मजागरूक इशारा और 2 पसंद करने योग्य लीड के साथ आता है। अनौ डिसाइडर.com के जॉन सरबा ने माई फॉल्ट को एक नकारात्मक समीक्षा दी। इसे एक भयावह फिल्म माना जिसमें पात्र अन्यथा बेस्वाद और अल्पविकसित थे। 10 माई फॉल्ट 2023 में दुनिया भर में अमेज़न प्राइम वीडियो की सबसे लोकप्रिय फिल्म बन गई। 11 सीक्वल और रीमेक। प्राइम वीडियो ने मर्सिडियो रॉन की पुस्तक त्रय को पूरा करने वाले 2 सीक्वल के निर्माण को हरी झंडी दे दी है। कुल्पा तुया और कुल्पा नुएस्टर दोनों सीक्वल में डोमिंगो गोंजालेज निर्देशन की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। 12 मई 2024 में मेलिसा ओसबोर्न की पटकथा पर आधारित और आशय बैंक्स और मैथ्यू ब्रूम द्वारा अभिनीत डेनी गिरडवुड और चार्लोट फासलर द्वारा निर्देशित माई फॉल्ट लंदन नामक यूके रीमेक की शूटिंग पूरी होने की सूचना मिली थी। मर्सिडियो रॉन लोपेज, जन्म 3 जून 1993, अर्जेंटीना की एक ऑडियो विजुअल लेखिका और संचारक है। वह कल्पेबल सागा के लिए जानी जाती है, जो एक त्रयी है जो वॉटपैड के जरिए जानी गई। त्रयी की पहली किताब कल्पा मिया को 2023 में एक फिल्म में रूपांतरित किया गया था। 1 वह वर्तमान में सेविले, स्पेन में रहती है। प्रारंभिक जीवन। रॉन का जन्म अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में हुआ था। उन्होंने सेविले विश्वविद्यालय से ऑडियो विजुअल संचार में डिग्री हासिल की। लेखन कैरियर। उन्होंने 2015 के मध्य में मुख्य रूप से वॉटपैड प्लेटफॉर्म पर लिखना शुरू किया, जहां उन्होंने कुल्पा मिया लिखना शुरू किए। 2016 में उन्होंने एक वाटिस अवार्ड बैज जीता। मार्च 2017 में उनका उपन्यास कुल्पा मिया बार्सिलोना में पेंगुइन रैंडम हाउस के मोंटेना सील के तहत बिक्री के लिए चला गए। कुछ महीने बाद उनकी दूसरी पुस्तक कुल्पा तुया का विमोचन हुआ। अगले वर्ष जुलाई में गिल्टी ट्रिलॉजी की तीसरी और अंतिम पुस्तक कुल्पा नुएस्ट्रा सामने आई और पेरू के लीमा में अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला प्रदर्शनी में प्रस्तुत की गई। 2 मई 2019 में उन्होंने मार्फेल का प्रीमियर किया और अक्टूबर में एबानो का अथीन उपन्यास दोषी त्रय कुल्पा मिया 2017, कुल्पा तुया 2017, कुल्पा नुएस्ट्रा 2018, एनफ्रेंटाडोस डुओलॉजी मार्फेल 2019, एबानो 2019, डिमेलो त्रय, डिमेलो बाजितो 2020, डिमेलो एन सीक्रेटो 2020, डिमेलो कॉन बेसोस 2021। डे ला इग्लेसिया ने इसके बाद एमाई ग्रैंड नोचे माई बिग नाइट 2015 से सभी को आश्चर्यचकित कर दिया, जो एक सामूहिक फिल्म थी जिसने स्पेनिश गायक सुपरस्टार राफेल की 40 साल बाद सिनेमा में वापसी की। राफेल एक विशाल कलाकारों का नेतृत्व करता है जिसमें मारियो कैसास, पेपोन नीटो, ब्लैंका सुआरेज, कार्लोस एरेस, लुइस कैलेजो, कार्मेन माची, जेमे कॉर्डोनेस, सेंटियागो सेगुराय, एनरिक विलेन, ह्यूगो सिल्वा, कैरोलिना बेंग, टेरेले पावेज, कार्मेन रुयो, मार्टा गुएरास, एना शामिल है। फोल्वोरोसा, टोनी अकोस्टा और लुइस फर्नांडियो सहित कई अन्य। एमआई ग्रैंड नोचे इसके निर्देशक के लिए बॉक्सऑफिस पर एक और सफलता थी, जिसने इसकी लागत से लगभग 3 गुना अधिक कमाई की। 2017 में एलेक्स डे ला इग्लेसिया ने 2 फिल्में रिलीज कीं। एल बार, जिसमें उनके कई पहले से ही नियमित कलाकार ब्लैंका सुआरेज, मारियो कैसास, कार्मेन माची, पेपोन नीटो, टेरेले पावेज थे, और इतालवी फिल्म परफेटिस कोनोसियूटी का रीमेक, जिसका शीर्षक स्पेनिश परफेक्टोस डिस्कोनोसिडोस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परफेक्टस ट्रैगर्स है, जिसमें बेलेन रुएडा और एडुआर्डो नोरिएगा सहित अन्य प्रभावशाली कलाकार हैं। परफेक्टोस डिस्कोनोसिडोस निर्देशक की अब तक की सबसे बड़ी बॉक्सऑफिस वापसी थी, जिसमें लगभग 20 मिलियन यूरो की कमाई हुई थी। 9 पोकीप्सी फिल्म्स का उदय।
2009 में निर्माता कैरोलिना बेंग और एलेक्स डे ला इग्लेसिया ने प्रोडक्शन पावर हाउस पोकीप्सी फिल्म्स की स्थापना की। बोल्ट, सारसी और अभिनव फिल्म निर्माताओं की एक नई पीढ़ी का पोषण करने के लिए निर्मित पोकीप्सी फिल्म्स ने सफल फीचर्स की एक प्रभावशाली स्लेट का निर्माण किया है, जैसे पेपर हाउस के निर्देशक कोल्डो सेरा की 7 बिन लादेन, 70 बिगोन्स, एडुआर्डो कैसानोवा की बहुपुरस्कार प्राप्त पाइल्स, स्किन्स और ला पिएटा 13 जनवरी 2022 को नाटकीय रूप से रिलीज। एस्टेबन रोयल और जुआनफर एंड्रेस की मुसरनास, श्रेयस नेस्ट, जिसमें उत्कृष्ट मैकारेना गोमेज ने अभिनय किया है, एलेक्स डे ला इग्लेसिया की एल बार, ईद, नासियो टाटा की द चोकलाइन। अक्टूबर 2022 में 2 सप्ताह के लिए नेटफ्लिक्स में इनटू गैर अंग्रेजी भाषा की फिल्म जेम बालगुएरो की वीनस। फरवरी 2021 में एलेक्स डे ला इग्लेसिया ने अपने निर्देशन में एक नई फिल्म की शूटिंग की घोषणा की, जिसका निर्माण मीडियासेट एस्पाना ने अपनी प्रोडक्शन कंपनी के साथ मिलकर किया है। इस फिल्म का नाम एल क्वार्टो पास्चेरो, 4 इज ए क्राउड है और इसमें ब्लैंका सुआरेज, अर्नेस्टो अल्टेरियो, अल्बर्टो सेन जुआन और रूबेन कोर्टारा ने अभिनय किया है। 4 इज ए क्राउड के अंतर्राष्ट्रीय शीर्षक के साथ एल क्वार्टो पास्चेरो को स्पेन में अक्टूबर 2022 में रिलीज किया गया, जिसने बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई की। भय संग्रह। हाल के वर्षों में पोकीप्सी फिल्म्स ने द फियर कलेक्शन जैसी महत्वाकांक्षी परियोजनाओं के साथ अपनी गतिविधियों का विस्तार किया है। अदस, सोनी पिक्चर्स और अमेजन प्राइम के साथ साझेदारी करके पोकीप्सी फिल्म्स द्वारा सहनिर्मित हॉरर फीचर फिल्मों की एक श्रृंखला का निर्माण किया जाएगा। फिल्मों का निर्देशन कुछ उल्लेखनीय स्पेनिश फिल्म निर्माताओं जैसे कि जेम बालगुएरो, पाउला ऑर्टिज और खुद एलेक्स डे ला इग्लेसिया सहित कई अन्य द्वारा किया जाएगा। द फियर कलेक्शन की पहली फिल्म वेनिसफ्रेनिया है, जिसका निर्देशन डे ला इग्लेसिया ने किया है। वेनिसफ्रेनिया का विश्व प्रीमियर कैटेलोनिया के सिटजेस इंटरनेशनल फैंटास्टिक फिल्म फेस्टिवल में हुआ था और इसे स्प्रिंग 2022 में रिलीज किया गया था। 11 टेलीविजन एलेक्स डे ला इग्लेसिया ने एल ग्रैन व्योमिंग, 12 टीवीई और इनोसेंट क्षेत्रीय टेलीविजन के साथ एल पेयोर प्रोग्राम डे ला सेमाना जैसे टीवी शो के लिए स्केच का निर्देशन किया है। साथ ही श्रृंखला प्लूटन बीआरबी नीरो 2008 के लिए भय ला 2 टीवीई। यह एंटोनियो गिल, कैरोलिना बेंग और कार्लोस एरेसेस सहित अन्य अभिनीत विज्ञान कथा श्रृंखला की एक पैरोडी है। 2020 के वेनिस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में उन्होंने अपनी सीरियो 30 मोनेडाइस 30 कॉइन्स प्रस्तुत की, जिसका प्रीमियर उसी वर्ष 29 नवंबर को एचबीओ स्पेन पर हुआ। यह सीरियो स्पेन के एक दूरदराज के गांव के एक पैरिश में निर्वासित एक भूत भगाने वाले मुक्केबाज और पूर्व अपराधी फादर वेरगारा की कहानी बताती है। दिसंबर 2021 में एचबीओ ने घोषणा की कि 30 मोनेडास स्पेन में सबसे ज्यादा देखा जाने वाला शो था। 13 फिल्म अकादमी की अध्यक्षता। एलेक्स डे ला इग्लेसिया को 21 जून 2009 को स्पेन के सिनेमेटोग्राफिक आर्ट्स अकादमी का अध्यक्ष चुना गया था। उन्होंने खुद को उम्मीदवार के रूप में पेश किया था, साथ में इसियार बोलेन और एमिलियो एपिना। संस्कृति मंत्री के रूप में उनकी नियुक्ति के बाद एंजेल्स गोंजालेज सिंडे की जगह लेने के लिए राष्ट्रीय उद्योग के प्रमुख के रूप में डे ला इग्लेसिया के मुख्य लक्ष्य अकादमी में उन सभी कलाकारों को वापस लाना था जो स्पेन छोड़ चुके हैं या संस्थान से दूर है। इसके साथ वह पेड्रो अल्मोडोवर और उनके भाई अगस्टिन अल्मोडोवर को निशाना बना रहे थे, जिन्होंने 2005 में संस्था की मतदान प्रणाली से सार्वजनिक रूप से असहमत होकर संगठन छोड़ दिया था, और साथ ही जोस लुइस गार्सी भी, जिन्होंने मतदान प्रक्रियाओं से संबंधित एक अन्य विवाद के कारण 1999 में अकादमी छोड़ दी थी। उनके अपने शब्दों में, वह उन लोगों की रक्षा करना चाहते थे जो फिल्म निर्माण से अपनी आजीविका चलाते हैं। 14 फरवरी 2010 को डे ला इग्लेसिया ने गोया पुरस्कार समारोह में फिल्म अकादमी के अध्यक्ष के रूप में अपना सबसे प्रसिद्ध भाषण दिया, जिसमें उन्होंने याद दिलाया कि ऐसे कानून बनाना आवश्यक था जो सभी क्षेत्रों के सह-अस्तित्व की रक्षा करें, और इसमें फिल्म निर्माण भी शामिल है। इस कारण से अकादमी के तत्कालीन अध्यक्ष ने 21 दिसंबर 2010 को कांग्रेस में इसे अस्वीकार किए जाने के बाद सतत अर्थव्यवस्था कानून, जिसे सिंडेवर्ट कानून के रूप में जाना जाता है,
के दूसरे अंतिम प्रावधान पर बहस में भाग लिए। इस पाठ ने केवल एक न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट के बजाय एक बौद्धिक संपदा आयोग के हस्तक्षेप के बाद कॉपीराइट कानूनों का उल्लंघन करने वाले इंटरनेट पृष्ठों को बंद करने की संभावना को उठाए। एलेजांद्रो एलेक्स डे ला इग्लेसिया मेंडोजा, जन्म 4 दिसंबर 1965, एक स्पेनिश फिल्म निर्देशक, पटकथा लेखक, निर्माता और पूर्व कॉमिक बुक कलाकार है। डे ला इग्लेसिया की फिल्मों में मौत और हत्या जैसे विचित्र और बहुत ही अंधेरे तत्व शामिल हैं। उनके ज़्यादातर काम डार्क कॉमेडी माने जाते हैं, लेकिन अक्सर उन्हें हॉरर और या ड्रामा तत्व वाले भी माना जाता है। उनकी सभी फिल्में द लास्ट सर्कस 2010 और लक वुड हैव इट 2011 के उल्लेखनीय अपवादों के साथ जॉर्ज गुएरिकाचेवरिया के साथ मिलकर लिखी गई थीं। डीवनी अध्ययन और प्रारंभिक कैरियर। डेउस्टो विश्वविद्यालय से दर्शनशास्त्र में डिग्री के साथ डे ला इग्लेसिया ने नो एल फेंजीन माल्डिटो 1 और मेटाक्रिलेटो जैसे फेंजाइन्स में कॉमिक्स बनाना शुरू किया। साथ ही ट्रोकोला, बर्डन जॉन और लारिया डे लोसियो जैसी पत्रिकाओं में भी। डे ला इग्लेसिया हमेशा एलेक्स रेमंड, फ्लैश गॉर्डन के निर्माता और स्टेन ली, मार्वल कॉमिक्स के संस्थापक और स्पाइडरमैन और द हल्क के सहनिर्माता को एक कॉमिक्स कलाकार के रूप में अपनी मुख्य प्रेरणा के रूप में स्वीकार करते हैं। लगभग इसी समय 1986 और 1989 के बीच उन्होंने बिलबाओ में स्पेन के पहले रोल गेम क्लबों में से एक लॉस पेलोटास की स्थापना की। फिल्म उद्योग में अपनी शुरुआत में डे ला इग्लेसिया पाब्लो बर्जर की लघु फिल्म मामा 1988 में कला निर्देशक थे। 2 और फिर एनरिक अरबिजू की फीचर टोडो पोर ला पास्ता एनीथिंग फॉर ब्रेड 1991 में। डे ला इग्लेसिया ने पहले ही एनरिक उर्बिदू और जोखिम थ्रिंकाडो के साथ मिलकर उनकी पहली फिल्म सुनोविया एस्टा लोका 1988 का पोस्टर डिजाइन किया था। एलेक्स डी ला इग्लेसिया की पहली लघु फिल्म मिरिंडास असेसिनास 1991 ओकार ने पेड्रो अल्मोडोवर का ध्यान आकर्षित किया, जिनकी प्रोडक्शन कंपनी एल डेसियो ने डे ला इग्लेसिया की पहली फीचर फिल्म एक्सियोन म्यूटेंट विज्ञानफाई एक्शनर में सहयोग किया था। 1993 बेस्टिया का दिन। डे ला इग्लेसिया की अगली फिल्म ने उन्हें स्पेनिश सिनेमा के सबसे महत्वपूर्ण निर्देशकों में से एक के रूप में स्थापित किया। एल दिया डे ला बेस्टिया 1995 जॉर्ज गुएरिकाचेवरिया के साथ लिखी गई थी। तब से एलेक्स डे ला इग्लेसिया की अधिकांश फिल्मों में सहपटकथा लेखक रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर द डे ऑफ द बीस्ट के रूप में रिलीज हुई इस फिल्म ने 6 गोया पुरस्कार जीते, जिसमें सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार भी शामिल है। इस फिल्म ने सेंटियागो सेगुरा को स्पेन के सबसे प्रसिद्ध अभिनेताओं में से एक बना दिया और अभिनेत्री टेरेले पावेज को वापस लाया, जो 2017 में अपने निधन तक उनकी फिल्मों में नियमित रूप से काम करती रहीं। मावरिक निर्देशक। इसके बाद डे ला इग्लेसिया अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों को ध्यान में रखकर बनाए गए प्रोडक्शन को स्पेनिश सांस्कृतिक स्वाद के करीब अन्य प्रोडक्शन के साथ जोड़ रहे हैं, लेकिन सभी में उनकी शानदार बुद्धि, अक्सर डार्क और कभी-कभी विचित्र हास्य की भावना भी देखने को मिलती है। कई दिग्गज स्पेनिश अभिनेता और अभिनेत्रियों ने उनके निर्देशन में काम किया है, जिसमें कार्मेन मोरा से लेकर मारिया एस्केरिनो तक, साथ ही रोजी पेरेज, एलिजा वुड, जॉन हर्ट या सल्मा हायेक जैसे कई हॉलीवुड सितारे शामिल हैं। उन्होंने पर्दिता डुरांगो 1997 में जेवियर बारडेम, रोजी पेरेज और जेम्स गंडोल्फिनी के प्रदर्शन का निर्देशन किया। मुर्टोस डे रिसा में सेंटियागो सेगुरा और एल ग्रेन व्योमिंग, डाइंग ऑफ लाफ्टर 1999, ला कोमुनिदाद में कार्मेन मोरा, मैनुअल तेजादा और पाका गैबल्डन, कॉमनवेल्थ 2000, सांचो ग्रासिया, एंजन डी एंड्रेस लोपेज और यूसेबियो पोंसेला 800 बाला में 800 बुलेट्स 2002, क्रिमेन फेरपेक्टो में गिलर्मो थोलेडो, मोनिका सेरवेरा और किरामिरो, फेरपेक्ट क्राइम 2004 और एलिजा वुड, लियोनोर वाटरिंग और जॉन हर्ट इन द क्रिमेनिस डी ऑक्सफोर्ड, द ऑक्सफोर्ड मर्डर्स 2007, बल्दा ट्रिस्टे डे ट्रोम्पेटा। उनकी फिल्म बल्दा ट्रिस्टे डे ट्रोम्पेटा द लास्ट सर्कस 2010 को 67वें वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में 2 पुरस्कार मिले।
अर्थात सर्वश्रेष्ठ पटकथा के लिए ओसेला और सर्वश्रेष्ठ निर्देशन के लिए सिल्वर लायन। इसे 2011 में 15 गोया पुरस्कारों के लिए भी नामांकित किया गया था, जिसमें सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ मूल पटकथा शामिल है। इसे सर्वश्रेष्ठ मेकअप और सर्वश्रेष्ठ विशेष प्रभाव के लिए पुरस्कार प्राप्त हुए। जब फिल्म अमेरिका में सिनेमाघरों में खुली तो न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक शानदार लेख में फिल्म की प्रशंसा की। 5 बॉक्स ऑफिस हिट्स, लास ब्रूजेस डी गुग्रामुडी और परफेक्टोस डेस्कोनोसिडोस। 2011 में डे ला इग्लेसिया ने ला चिस्पा डे ला विदा इज लक वुडेविड रिलीज किया, जिसमें जोस मोटाई और सलमा हायेक ने अभिनय किया और तटीय स्पेनिश शहर कार्टाजेना में शूट किया गए। 2013 लास ब्रूजेस डी जुगर्रामुडी विटिंग एंड बीचिंग का वर्ष था, जो एलेक्स डे ला इग्लेसिया की सबसे सफल फिल्मों में से एक है, जिसे दर्शकों और आलोचकों द्वारा सराहा गए। उन्होंने 2012 की शरद ऋतु में एक व्यापक कलाकारों की टुकड़ी के साथ इसकी शूटिंग शुरू की, जिसमें कार्मेन मोराय, मैक्रेना गोमेज, ह्यूगो सिल्वा, मारियो कैसास, कैरोलिना बेंग, टेरेले पावेज और पेपोन नीटो और सेंटियागो सेगुराय और कार्लोस एरेस के कुछ कैमियो शामिल थे। यह फिल्म 27 सितंबर 2013 को स्पेन में रिलीज हुई और 6 की कुल लागत के साथ 14.6 मिलियन यूरो की कमाई करते हुए प्रासंगिक व्यावसायिक सफलता हासिल की। 6 इसे 8 गोया से सम्मानित किया गया। कैरोलिना हेरेरा बेंग, जन्म 21 सितंबर 1985, एक स्पेनिश अभिनेत्री और फिल्म निर्माता है। उन्हें 2010 में सर्वश्रेष्ठ नई अभिनेत्री के लिए गोया पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। आजीविका, कैरोलिना बेंग का जन्म 21 सितंबर 1985 को सांता क्रूज डे टेनेरिफ में हुआ था, जहां उनकी मां नॉर्वेजियन और पिता स्पेनिश थे। बचपन में उनका परिवार मैड्रिड चला गया, जहां उन्होंने पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी में तकनीकी वास्तुकला में स्नातक की उपाधि प्राप्त की, जबकि साथ ही साथ फिल्म संस्थान में अभिनय का अध्ययन भी किए। 1 मनोरंजन के क्षेत्र में उनके शुरुआती प्रयास थिएटर कंपनी प्रोजेक्टो कथारिस के सदस्य के रूप में थे, जहां वे 6 साल तक रहीं, और ला सेक्स्टा के कार्यक्रम एल इंटरमीडियो पर एक टीवी होस्ट के रूप में। 2008 में उन्होंने प्लूटोन बीआरबी नीरो श्रृंखला में अपनी पहली प्रमुख भूमिका के साथ टेलीविजन अभिनय में कदम रखा, जिसमें उन्होंने लोर्ना की भूमिका निभाई। 2010 में द लास्ट सर्कस में उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ नई अभिनेत्री के लिए गोया पुरस्कार में नामांकन मिल। 2011 में वह टेलेसिंको श्रृंखला द लैंड ऑफ वुल्वेस के कलाकारों में शामिल हुई। 2013 में बेंग ने एलेक्स डे ला इग्लेसिया द्वारा निर्देशित फिल्म विटिंग एंड बीचिंग में अभिनय किए। 1 साल बाद वह एंटेना 3 श्रृंखला वेलवेट और फिल्म श्रूद नेस्ट में दिखाई दी। 2016 में सीरीज विक्टर रोस के दूसरे सीजन में भाग लिया और 2017 में वह एडुआर्डो कैसानोवा द्वारा निर्देशित फिल्म स्किन्स के कलाकारों का हिस्सा थीं। कैरोलिना बेंग का सबसे प्रतिष्ठित पहलू एक फिल्म निर्माता के रूप में है, जिसमें फीचर फिल्मों और टेलीविजन श्रृंखला में 20 से अधिक क्रेडिट है। उनमें से अधिकांश की शुरुआत उनकी अपनी कंपनी पोकीप्सी फिल्म्स से हुई थी, जिसकी स्थापना 2014 में उनके पति, फिल्म निर्देशक और निर्माता एलेक्स डे ला इग्लेसिया के साथ की गई थी। उन्होंने हाल के स्पेनिश सिनेमा में उल्लेखनीय शीर्षक का निर्माण किया है, जिसमें आमतौर पर हॉरर, कॉमेडी, थ्रिलर और फिल्म नोयर शैलियाँ शामिल हैं। सबसे प्रमुख फिल्मों में द हीरोज ऑफ एविल, एरेमेंटारी, परफेक्ट स्ट्रेंजर्स, फोरज ए क्राइवुड, श्रूज नेस्ट, 70 बिगोन्स और साथ ही HBO मैक्स सीरियो 30 कॉइन्स है। HBO मैक्स के लिए कैरोलिना बेंग ने हेडलेस चिकन्स के लिए कार्यकारी निर्माता के रूप में भी काम किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने फिल्म त्रय माई फॉल्ट की सफल पहली किस्त का निर्माण किया, जो दुनिया भर में प्राइम वीडियो के इतिहास में सबसे ज्यादा देखी जाने वाली गैर अंग्रेजी भाषा की फिल्म बन गई। आकार, कैरोलिना बेंग कॉमेडियन ईवा एचे के निर्देशन की पहली फिल्म। अनमाल दिया लो टिएनक्यूलक्विएरा की निर्माता भी है। 2020 में यह घोषणा की गई थी कि पोकीप्सी फिल्म्स ने सोनी पिक्चर्स और अमेजन प्राइम वीडियो के साथ मिलकर द फियर कलेक्शन एस बनाया है। 5 जो दुनिया भर में वितरण के साथ पूर्ण लंबाई वाली हॉरर फिल्मों का एक लेबल है। द फियर कलेक्शन
की पहली 2 फिल्में वेनिसफ्रेनिया थीं, जिसका निर्देशन एलेक्स डे ला इग्लेसिया ने किया था और यह अप्रैल 2022 में रिलीज होगी, और जेम बाल्गुएरो की वीनस। तीसरी, जिमिना सबाडू एस की एनाटेमा ओएस 2024 में रिलीज के लिए स्लेट की गई है। उसी वर्ष नेटफ्लिक्स के लिए पोकीप्सी फिल्म सीरीज 1992 शीर्षक से लॉन्च की जाएगी। हाल ही में उन्हें टेनेरिफ में इस्ला कैलावेरा फेस्टिवल में एसएस वेंचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 6 मिला, एक ऐसा पुरस्कार जो उन कैनेरियन लोगों के प्रक्षेपवक्र को पहचानना चाहता है जिन्होंने अपनी प्रतिभा को डॉटपसमूह से शैली की सीमाओं तक ले गए हैं। आवर्ती सहयोगी एलेक्स डे ला इग्लेसिया की फिल्मों में आमतौर पर ऐसे अभिनेता और अभिनेत्रियां होती हैं जिन पर उन्हें पूरा भरोसा होता है और जिनके साथ उन्होंने पहले भी काम किया है। इनमें सबसे प्रमुख है सेंटियागो सेगुराय, जिन्हें उन्होंने फीचर फिल्म में अपनी पहली भूमिका की पेशकश की थी, लेकिन मारियो कैसास और कार्लोस एरेसेस भी अक्सर दिखाई देते हैं, क्योंकि वे टेरेले पावेज और एलेक्स एंगुलो की बहुत याद आते थे। एंटोनियो डे ला टोरे, एनरिक विलेन, सेकुन डे ला रोजा या मैनुअल टेलाफे भी उनकी फिल्मों में नियमित रूप से दिखाई देते हैं, अक्सर बहुत ही ठोस सहायक भूमिकाओं में। जॉर्ज गुएरिकाचेवरिया उनके लगभग सभी कामों में उनके सहपटकथा लेखक रहे हैं। इनमें से कुछ कलाकार एलेक्स डे ला इग्लेसिया द्वारा निर्मित लेकिन निर्देशित नहीं की गई फिल्मों में भी दिखाई दिए हैं, और मैक्रेना गोमेज के मामले में उन्हें आमतौर पर उनके द्वारा निर्मित फिल्मों में देखा गया है, जिसमें एचबीओ के 30 मोनेदास 30 कॉइन्स के सीजन 1 और 2 में गोमेज की तत्कालपंथ प्रमुख भूमिका शामिल है। पुस्तकें 1997 में उन्होंने पाइसोस इन ला लावाडोरा, क्लाउन्स इन द वॉशिंग मशीन उपन्यास प्रकाशित किए। 2014 में उन्होंने अपना दूसरा उपन्यास रिक्वेरडेम क्यू ते ओडी रिमाइंड मी टू हेट यू प्रकाशित किए। अकोदय 2022 में नोर्मा संपादकीय ने एक ग्राफिक कलाकार के रूप में एलेक्स डे ला इग्लेसिया के पहलू पर निबंधों का संकलन आर्टेवाई एंसायो जारी किए। फिल्मोग्राफी, अभिनय भूमिकाएं, वर्ष अंग्रेजी शीर्षक स्पेनिश शीर्षक प्रारूप भूमिका नोट्स। 2007 मैड्रिन मॉस्को लघु फिल्म लड़की। 2008 मुझे बताओ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ लघु फिल्म पूर्व प्रेमिका। कहानीकार इतिहास के अग्रदूत लघु फिल्म देखभाल करना। प्लूटोन बीआरबी नीरो टीवी श्रृंखला लोरना 200809। 2009 पाको के पुरुष टीवी श्रृंखला माया अस्कारेते एक एपिसोड। सफल पेल्स के बाहर टीवी श्रृंखला मरीना फर्नांडियो। 2010 आखिरी सर्कस बेलाडा ट्रिस्टे डे ट्रोम्पेटा पतली परत नतालिया नामांकित सर्वश्रेष्ठ नई अभिनेत्री के लिए गोया पुरस्कार। 2011 036 लघु फिल्म सुजाना। रास्पुतिन का खंजर रास्पुतिन का डंगा पतली परत लुर्मिला। आइदा टीवी श्रृंखला स्वयं एक एपिसोड। भेटियों की भूमि धरती का किनारा टीवी श्रृंखला इनेस 2011-14। जैसा कि किस्मत में होगा जीवन की टीक पतली परत पिलर। 2012 पास्कल की शर्त पास्कल का उपदेश लघु फिल्म स्टेफानिया। 2013 चुड़ैल और बीटिंग दुगर्रामुड्डी के महल पतली परत ईवा। 2014 मार्ग परिवर्तन पतली परत जूलिया। श्रू का घोंसला मुसरनास पतली परत एलिसा। ब्लाइंड डेट्स कृपया उद्धरण दें टीवी श्रृंखला कोवाडोंगा। मखमली टीवी श्रृंखला वेरोनिका लागो एक एपिसोड। 2 लोगों के लिए मेनू 2 सलाह में सा पतली परत बेलें। 2015 वही त्वचैला मिसमा पीएल लघु फिल्म महिला। मेरी बड़ी रात मेरा बड़ा दिन पतली परत क्रिस्टीना। 2016 कल और कल अयर या मनाना लघु फिल्म महिला। भविष्य वह नहीं रहा जो पहले था, भविष्य वह नहीं है जो हम चाहते एज पतली परत लुइसा। वेब थेरेपी टीवी श्रृंखला इसाबेल वलेरो। विक्टर रोस टीवी श्रृंखला मैडम डी सुबेरविक। 2017 खाल पियल्स पतली परत मनोचिकित्सक। निरे अजनबी परफेक्टोस डिस्कोनोसिडोस पतली परत। डोरियन टीवी श्रृंखला डोरियन 7 2017-18। निर्माताएं एनो शीर्षक निदेशक नोटिस। 2014 शू का घोंसला मुसरनास जुआनफर इंड्रेस और एस्टेबन रोयल पतली परत। 2015 बुराई के नायक माल के नायक दो बेरियातुआ पतली परत। 2016 कल और कल अयर या मनाना रोड्रिगो रुइस गेलार्डोन लघु फिल्म।
2017 खाल पीएल्स एडुआर्डो कैसानोवा पतली परत बार एलेक्स डे ला इग्लेसिया पतली परत त्रुटिया पॉल उर्किजो पतली परत निरे अजनबी परफेक्टोस डिस्कोनोसिडोस एलेक्स डे ला इग्लेसिया पतली परत 2018 जीवन में एक बार फिर एलेक्स डे ला इग्लेसिया लघु फिल्म सितारों में जो बेरियातुआ पतली परत 70 बड़े लोग 70 बिन लादेन कोल्डो सेरा पतली परत 2019 क्या हो रहा है कोनो आप क्या चाहते हो मार्ता जेनेस और रोजा मार्केज वृत्तचित्र 2022 वेनेसिया एलेक्स डे ला इग्लेसिया पतली परत चैक रेखा जोला इग्नासियो ताते पतली परत ला पियादाद एडुआर्डो कैसानोवा पतली परत 4 की भीड़ एल कुआर्टो पासाजेरो एलेक्स डे ला इग्लेसिया पतली परत शुक्र जेमे बालगुएरो पतली परत 2023 मेरी गलती किल्पा मिया डोमिंगो गोंजालेज पतली परत 2024 किसी का भी दिन खराब होता है एक दिन पहले से ही बहुत कुछ ईवाहते पतली परत एनाटेमा जिमिना सबाडू पतली परत फिल्मोग्राफी टेलीविजन वर्ष शीर्षक चरित्र नोट्स 2018 से 2020 के मेस्पाना नोरा ग्रेस मुख्य कलाकार 38 एपिसोड और सीजन 3 का केंद्रीय पात्र 2021 तोताप मुख्य कलाकार 10 एपिसोड 2024 आवाज उठाना अलमय मुख्य कलाकार लघु श्रृंखला आगामी 2025 आत्माओं का घर क्लारा मुख्य कलाकार 8 एपिसोड पतली परत वर्ष शीर्षक चरित्र नोट्स 2008 छांटना मृत लड़की 3 लघु फिल्म 2017 कैंपफायर क्रीपर्स सैम की खोपड़ी विक्की लघु फिल्म श्रेय निकोल वालेस को दिया गया 2018 पोस्ट मिलेनियल निकोल लघु फिल्म 2019 रे स्पार्क्स लघु फिल्म 2021 ला फुएर्जा डेल डेस्टिनो लघु फिल्म 2023 मेरी गलती नूर वेरा गूंज माया लघु फिल्म 2024 एक साल और एक दिन नेरिया आपकी गलती नूर हमारी गलती डिस्कोग्राफी संगीत वर्ष शीर्षक नोट्स 2021 बेला अकेला देवुएल्वे में अधी राखें 2022 क्यूई डेट निकोल एलेजांद्रा वालेस डेल बारियो जन्म 22 मार्च 2002 एक स्पेनिश अभिनेत्री है जिन्हें स्केम एस्पाना में नोरा ग्रेस के रूप में उनकी मुख्य भूमिकाओं के लिए जाना जाता है जो स्केम का स्पेनिश रूपांतर है प्राइम वीडियो की मूल फिल्म माई फॉल्ट में नूर के रूप में जो मर्सिडियो रॉन की बेस्ट सेलिंग वॉटपैड उपन्यास श्रृंखला पर आधारित है और नेटफ्लिक्स मिनी सीरीज रेजिंग वॉयस में अल्मा के रूप में प्रारंभिक और व्यक्तिगत जीवन निकोल एलेजांद्रा वालेस डेल बारियो का जन्म और पालन पोषण मैड्रिड स्पेन में हुआ उनके पिता अमेरिकी है इस वजह से वालेस द्विभाषी है और स्पेनिश और अंग्रेजी दोनों धारा प्रवार बोल सकती है वह वायलिन और पियानो बजाना सीखती हुई बड़ी हुई और कम उम्र से ही गायन की शिक्षा ली वालेस ने 8 साल से अधिक समय तक हिप हॉप फंक और आधुनिक नृत्य का भी अभ्यास किया है 2 उनकी एक बड़ी बहन क्लोभी है जो एक निर्देशक लेखिका और फोटोग्राफर है जिन्होंने हाल ही में नेटफ्लिक्स की सीमित श्रृंखला ए परफेक्ट स्टोरी का निर्देशन किया है जिसमें अन्ना कैस्टिलो ने अभिनय किया है अथीन वालेस एक अभिनेत्री के रूप में अपना करियर जारी रखते हुए एक विश्वविद्यालय में दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम के माध्यम से मनोविज्ञान का अध्ययन भी करती है आजीविका अभिनय 2008 2017 वर्तमान वालेस ने लघु फिल्मों में अपनी शुरुआत की पहली बार 2008 की हॉरर शॉर्ट एक्सिशन में एक छोटी भूमिका में दिखाई दी जिसमें ग्रेज एनाटोमी की अभिनेत्री टेसा फेरर के साथ थीं 5 उन्होंने लघु फिल्मों में काम करना जारी रखा कैंपफायर क्रिएचर्स द स्कल ऑफ सैम में विकी के रूप में दिखाई दी हॉरर फिल्म के दिग्गज रॉबर्ट इंग्लैंड के साथ सह-अभिनय किया जिन्हें नाइटमेयर ऑन एल्म स्ट्रीट फिल्म फ्रेंचाइजी में फ्रेडी क्रूगर को चित्रित करने के लिए जाना जाता है 2018 में वेलेस को मूवीस्टार प्लस सीरियो स्केम एस्पाना में नोरा ग्रेस के रूप में कास्ट किए जाने के बाद प्रसिद्धि मिली जो नॉर्वेजियन टीन सीरियो स्केम पर आधारित थी शो का तीसरा सीजन उनके किरदार नोरा और सेलिया मोनेडेरो द्वारा निभाए गए वीरी के किरदार के इर्दगिर्द केंद्रित था
नोरा और वीरी के सीजन को विशेष रूप से फेस्टिवल डे विक्टोरिया से समानता के लिए सीमा टीवी अवार्ड से सम्मानित किया गया था, क्योंकि इसने युवा दर्शकों के लिए नारीवाद और सशक्तिकरण के विषयों को बढ़ावा दिया था। 6. नोरा के रूप में उनकी ब्रेकआउट भूमिका के बाद से वालेस को कई प्रकाशनों में चित्रित किया गया है, जैसे कि एस मोडा, ग्लैमर और वो 7, 8, 9। उन्होंने इस सफलता को अन्य अभिनय भूमिकाओं में भी जारी रखा है। टीवी 2021 ड्रामा पैरोट 10, 11 और 2023 प्राइम वीडियो रोमांस फिल्म माई फॉल्ट में नूड के रूप में अभिनय किया है, जो अपने सौतेले भाई निक के साथ निषिद्ध रोमांस में खींची जाती है, जो खतरनाक सड़क रेसिंग दृश्य में शामिल है। 12. निक का किरदार वालेस के स्केम एस्पाना के सहकलाकार गैब्रियल ग्वेरा ने निभाया है। माई फॉल्ट मूल रूप से वॉटपैड पर प्रकाशित एक लोकप्रिय उपन्यास श्रृंखला पर आधारित है, जिसे मर्सिडियो रॉन द्वारा कल्पेबल्स कहा जाता है। 13. अमेजन प्राइम वीडियो के अनुसार जून 2023 में रिलीज होने के बाद माई फॉल्ट ने सेवा के इतिहास में किसी भी गैर अंग्रेजी स्थानीय मूल फिल्म के उच्चतम शुरुआती 3 दिवसीय दर्शकों के आंकड़े प्राप्त किए। अकॉर्डिंग प्राइम वीडियो ने जुलाई 2023 में पुष्टि की कि वे मर्सिडियो रॉन की त्रय योर फॉल्ट और अवर फॉल्ट में अंतिम 2 पुस्तकों पर आधारित 2 और फिल्में बनाएंगे, यह पुष्टि करते हुए कि वालेस इन 2 फिल्मों में नूड के रूप में अपनी भूमिका को फिर से निभाएंगे। 15. आपकी गलती और हमारी गलती का समवर्ती उत्पादन 31 अगस्त 2023 को शुरू हुआ। 16. उसी महीने वालेस स्टेफी आर्गेलिच की फिल्म वेरा में वेरा के रूप में दिखाई दिए, एक किशोरी जो एक युवा के रूप में अपनी कामुकता की खोज करती है, एक वकील और एक बेटे के रूप में अपनी जिम्मेदारियों से दूर, एक डोर्प रिट्रीट पर उसके और उसकी मां के साथ रहने आती है। 17, 18, 19। उन्होंने कई अन्य लघु फिल्मों में भी काम करना जारी रखा है, जिनमें 2019 की रेस पार्क्स राफा पावोन द्वारा निर्देशित और 2021 की ला फुएर्जा डेल डेस्टिनो जेवियर अलोंसो द्वारा निर्देशित शामिल है। 20 वह 2023 की लघु फिल्म इको में माया के रूप में और 2024 की फिल्म अनेनो वाई अंदिया में नेरिया के रूप में भी दिखाई दी। 21, 22 1 सितंबर 2023 को वालेस को स्पेन से पहली डायर ब्यूटी एम्बेसडर के रूप में भी घोषित किया गया। वह उसी महीने बाद में डायर और अन्य संबंधित ब्रांड इवेंट्स में 2023 पेरिस फैशन वीक के दौरान दिखाई दी। 23, 24 मई 2024 में वालेस नेटफ्लिक्स टेलीविजन मिनी सीरीज नी ऊना माइस एस में दिखाई दिए, जो मिगुएल सेस कैरल और एस के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है। अल्मा के रूप में एक किशोरी जो अपने बलात्कार के बारे में बोलकर अपने हाई स्कूल में यथास्थिति को बदल देती है। 25, 26 संगीत 2020 वर्तमान 2020 में वालेस ने यूनिवर्सल म्यूजिक और सोनी म्यूजिक के साथ अनुबंध किया और फरवरी 2021 में अपना पहला सिंगल बेला रिलीज किए। बेला ने उस साल स्पेन में शीर्ष 50 वायरल गानों में से एक के रूप में शुरुआत की, जिसके तुरंत बाद सिंगल्स देवुएल्वे में और इम्पेशेंट आयो रिलीज हुए। एक चौथा सिंगल क्यूइडेट 2022 में रिलीज किया गया। गैब्रियल एलेजांद्रो ग्वेरा मोरेयू जन्म 6 फरवरी 2001 एक स्पेनिश फ्रांसीसी अभिनेता और मॉडल है, जिन्हें स्केम एस्पाना में क्रिस मिरालेस हारो और फिल्म माई फॉल्ट में निक लिस्टर की भूमिका के लिए जाना जाता है। प्रारंभिक जीवन, शिक्षा और व्यक्तिगत जीवन। गैब्रियल एलेजांद्रो ग्वेरा मोरेयू का जन्म और पालन पोषण मैड्रिड, स्पेन में हुआ था। उनकी मां मार्लिन मोरेयू एक फ्रांसीसी वेडेट, मॉडल, अभिनेत्री और टेलीविजन प्रस्तुतकर्ता और उनके पिता मिशेल ग्वेरा एक क्यूबा के नर्तक थे। वह स्पेनिश और फ्रेंच दोनों में द्विभाषी है और अंग्रेजी में कुशल है। अपने माता पिता की तरह वह कम उम्र में ही कलात्मक गतिविधियों की ओर आकर्षित हो गए थे, विज्ञापन अभियानों में भाग लेने और एक अतिरिक्त के रूप में छोटी अभिनय भूमिकाएं करने के साथ साथ औपचारिक नृत्य प्रशिक्षण भी लिए। उन्होंने 2018 में इंस्टीट्यूटो लोपे डी वेगा से परफॉर्मिंग आर्ट्स में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। आजीविका, फिल्म और टेलीविजन 2018 वर्तमान 2018 के अंत में
ग्वेरा ने स्केम एस्पाना के पहले सीजन में क्रिस्टियन मिरालेस हारो के रूप में अपना टेलीविजन डेब्यू किया। स्केम का स्पेनिश रूपांतरण एक नॉर्वेजियन टीन ड्रामा सीरियल जो किशोरों के दैनिक जीवन और उनके संघर्षों पर केंद्रित थे। वह सीजन 1 और 2 के बीच सीरीज के 12 एपिसोड में दिखाई दिए। इसके बाद वह अमांडा कर्नेल की 2018 की फिल्म चार्टर में मैनुअल के रूप में और 2020 की सेनोरस टेल AMPA में क्रिस्टोफर के रूप में दिखाई दिए। उसी वर्ष टेलीविजन सीरीज राइडर्स में सेमू के रूप में भी दिखाई दिए। अथीन चार्टर को बाद में 93वें अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म के लिए स्वीडिश प्रविष्टि के रूप में चुना गया था, लेकिन शॉर्टलिस्ट नहीं किया गए। ग्वेरा की अगली बड़ी भूमिका 2020 की टीवी सीरीज HIT में आई, जो एक अपरंपरागत शिक्षक के बारे में एक हाई स्कूल ड्रामा है जिसे परेशान संस्थानों को बदलने का काम सौंपा गया है। 6 वह 2 सीजन के लिए मुख्य किरदार डारियो के रूप में दिखाई दिए। 2022 में ग्वेरा ने पैरामाउंट प्लस की मूल श्रृंखला बॉस में कोरियोग्राफर नाचो दुआटो के रूप में अतिथि भूमिका निभाई। 7 और प्राइम वीडियो मूवी टुमारो इज टुडे में युवा चार्ली के रूप में दिखाई दिए। टुमारो यो टुडे प्लेटफॉर्म के लिए निर्मित पहली मूल स्पेनिश फिल्म थी। 8 उन्होंने स्केम एस्पाना के मुख्य लेखक एस्टिबालिस बर्गलेटा के साथ नेटफ्लिक्स सीरियो यू आर नॉट स्पेशल के लिए असियर के रूप में फिर से काम किया और उसी वर्ष HBO मैक्स सीरियो हाउ टू स्क्रू एवरीथिंग अप में फ्रेंड के रूप में दिखाई दिए। 9-10 ग्वेरा की अब तक की सबसे बड़ी भूमिका 2023 की प्राइम वीडियो रोमांस फिल्म माई फॉल्ट में निक लिस्टर के रूप में रही है, जो खतरनाक स्ट्रीट रेसिंग दृश्य में शामिल है और बाद में अपनी सौतेली बहन नोआ के साथ एक अवैध रोमांस शुरू करता है, जिसे उसके स्केम एस्पाना सह कलाकार निकोल वालेस ने निभाया है। 11 माई फॉल्ट मूल रूप से वॉटपैड पर प्रकाशित एक लोकप्रिय उपन्यास श्रृंखला पर आधारित है, जिसे मर्सिडियो रॉन द्वारा कल्पेबल्स कहा जाता है। 12 अमेजन प्राइम वीडियो के अनुसार माई फॉल्ट ने जून 2023 में रिलीज होने के बाद सेवा के इतिहास में किसी भी गैर अंग्रेजी स्थानीय मूल फिल्म के उच्चतम शुरुआती 3 दिवसीय दर्शकों के आंकड़े प्राप्त किए थे। इसके अलावा ग्वेरा की स्पेनिश टेलीविजन सीरीज रेड फ्लैग्स और एक मिनी सीरीज नी उना माइस OS में एक आगामी भूमिका है, जो मिगुएल सिस्केरल OS के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है। अल्बर्टो के रूप में नी उना मास को नेटफ्लिक्स पर रिलीज करने की तैयारी है, जिसमें वह फिर से निकोल वालेस के साथ दिखाई देंगे, जो मुख्य भूमिका में अल्बा के रूप में अभिनय करेंगे। अथीन 14 और 15 वह अमेजन प्राइम वीडियो के लिए माई फॉल्ट के 2 सीक्वल योर फॉल्ट और अवर फॉल्ट में निक के रूप में अपनी भूमिका को दोहराएंगे, जो मर्सिडियो रॉन की कल्पेबल्स त्रयी की अंतिम 2 पुस्तकों पर आधारित है। 16-17 आपकी गलती और हमारी गलती का समवर्ती उत्पादन 31 अगस्त 2023 को शुरू हुआ। 18 स्टेज 2010 वर्तमान अपने टेलीविजन और फिल्मी करियर के बाहर ग्वेरा ओपेरा और थिएटर प्रोडक्शंस में सक्रिय रहे हैं। पहली बार 2010 में रॉयल थिएटर ओपेरा प्रोडक्शन टोस्का में दिखाई दिए। इसके बाद वे फ्रांस में 2012 के थिएटर प्रोडक्शन रॉबिन हुड और 2018 में क्रोल रोजर ओपेरा में दिखाई दिए। अथीन गैब्रियल ने अपने पिता के साथ इटली में 2017 के ओपेरा एल एलिक्सिर डियमोर पर भी काम किए। 19 कानूनी मुद्दों ग्वेरा को 2 सितंबर 2023 को इटली के वेनिस में फ्रांस में हुए कथित यौन उत्पीड़न के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय वारंट पर गिरफ्तार किया गया था। उन्हें फिल्मिंग इटली से सर्वश्रेष्ठ युवा अभिनेता का पुरस्कार मिलना था, जिसे उनकी गिरफ्तारी के मद्देनजर रद्द कर दिया गया था। 3 सितंबर 2023 को ग्वेरा के अभिनय प्रतिनिधित्व ब्रॉसन टैलेंट मैनेजमेंट ने जनता के लिए एक बयान जारी किया, जिसमें कहा गया, यह फ्रांस में एक पुरानी प्रक्रिया है, जब गैब्रियल नाबालिग था और स्पेन में यह पहले से ही सभी बरी होने के साथ उसके पक्ष में हल हो चुका है। हमें उम्मीद है कि उसे जल्द ही रिहा कर दिया जाएगा। एक बार प्रतिधारण त्रुटि, जिसे हम अनियमित समझते हैं, सत्यापित हो जाती है। 21 ग्वेरा के वकील पेड्रो फर्नांडियो गोंजालेज ने इस बयान का अनुसरण करते हुए कहा कि जिस मामले के लिए उन पर आरोप लगाया गया था और फिर उन्हें बरी कर दिया गया था,
वह तब हुआ जब ग्वेरा 13 साल के थे और शिकायतकर्ता उनके चचेरे भाई थे, जो उन पर गुस्सा हो गए थे। मामले की सुनवाई सोमवार 4 सितंबर को निर्धारित की गई थी और बाद में उन्हें उसी दिन रिहा कर दिया गया था। उनकी रिहाई की शर्त यह थी कि वे मामले के सुलझने तक वेनिस नहीं छोड़ सकते। 15 सितंबर 2023 को वेनिस अपील कोर्ट ने ग्वेरा के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट और प्रत्यर्पण अनुरोध को शून्य और अमान्य घोषित कर दिया और उन्हें मैड्रिड में घर लौटने की अनुमति दी गई। 21 माई फॉल्ट फिल्म फ्रेंचाइजी के पीछे की स्ट्रीमिंग सेवा प्राइम वीडियो ने भी पुष्टि की कि वे अपने वकीलों के अनुसार मामले की अपनी स्वतंत्र जांच कर रहे हैं। 22 इसके बाद ग्वेरा ने कल्पेबल्स श्रृंखला की अंतिम 2 फिल्मों की शूटिंग पूरी करने का काम फिर से शुरू कर दिया है। दिसंबर 2022 में इंट्रीपिड पिक्चर्स ने अमेजन स्टूडियो के साथ एक बहुवर्षीय समग्र टेलीविजन डील पर हस्ताक्षर किए। 23 स्टूडियो कल्वर सिटी में सबसे बड़े नियोक्ताओं में से एक है, जिसके मुख्यालय और उत्पादन सुविधाओं में लगभग 2700 कर्मचारी हैं। 21 जनवरी 2023 में क्रिटिकल रोल प्रोडक्शंस ने अमेजन स्टूडियो के साथ एक बहुवर्षीय समग्र टेलीविजन और फर्स्टलुक फिल्म डील पर हस्ताक्षर किए। 25 मार्च 2023 में प्राइम वीडियो के बजाय एयर को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज करने के निर्णय के जवाब में यह घोषणा की गई थी कि अमेजन ने यूनाइटेड आर्टिस्ट रिलीजिंग को बंद कर दिया था और वितरक के संचालन को एमजीएम में बदल दिया था, जिससे क्रीड 3 अमेजन के स्वामित्व में बाद वाले स्टूडियो द्वारा वितरित की जाने वाली पहली फिल्म बन गई। 26 इसके अलावा मार्च में जो क्वेसाडा ने अमेजन स्टूडियो के साथ एक विशेष फर्स्टलुक डील पर हस्ताक्षर किए और स्टूडियो ने इमेजिन एंटरटेनमेंट के साथ एक बहुवर्षीय फर्स्टलुक फिल्म डील पर भी हस्ताक्षर किए। 28 मई 2023 में अमेजन स्टूडियो ने अमेजन एमजीएम स्टूडियो डिस्ट्रीब्यूशन बनाया, जो अमेजन और एमजीएम परियोजनाओं के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म और टेलीविजन वितरण इकाई है। 29 वितरक की पहली फिल्में साल्टबर्न थीं, जिसका प्रीमियर 30 अगस्त 2023 को टेलोराइड फिल्म फेस्टिवल में हुआ। सिटिंग इन बार्स विद केक, जिसे 8 सितंबर 2023 को प्राइम वीडियो पर रिलीज किया गया, और ए मिलियन माइल्स अवे, जिसे 15 सितंबर 2023 को प्राइम वीडियो पर रिलीज किया गया। सभी 3 फिल्में एमजीएम बैनर के माध्यम से रिलीज की गईं। 31 4 अक्टूबर 2023 को स्थानीय मूल के लिए मुद्रीकरण के स्टूडियो के निदेशक पाब्लो इकोविएलो ने मैड्रिड में टीवी फोरम इबरसीरीज एंड प्लेटिनो इंडस्ट्रिया में घोषणा की इसके परिणामस्वरूप मॉन्स्टर क्रिएटिव द्वारा डिजाइन किया गया ऑन स्क्रीन 2016 एनिमेटेड अमेजन स्टूडियो लोगो भी सेवानिवृत्त हो जाएगा और सितंबर 2023 तक सभी फिल्म निर्माण आगे बढ़ेंगे, जिसकी शुरुआत बेक्ड स्टूडियो द्वारा डिजाइन किए गए 2021 एमजीएम लियो द लायन लोगो के साथ होगी। 32 दिसंबर 2023 में अमेजन एमजीएम स्टूडियोज ने वॉरहैमर 40,000 के निर्माता गेम्स वर्कशॉप के साथ इसके पात्रों और कहानियों को फिल्म और टेलीविजन के लिए अनुकूलित करने का सौदा किए। ब्रिटिश अभिनेता हेनरी कैविल को कार्यकारी निर्माता और अभिनेता के रूप में शामिल करने वाले इस समझौते से अमेजन एमजीएम को वॉरहैमर 40,000 थीम वाली फिल्में और टीवी शो बनाने में मदद मिलेगी। 33 जनवरी 2024 में अमेजन ने अमेजन एमजीएम स्टूडियो, प्राइम वीडियो और ट्विच में सेक्टरों छंटनी की घोषणा की ताकि हमारे व्यवसाय की दीर्घकालिक सफलता के लिए हमारे निवेश को प्राथमिकता दी जा सके, जबकि हम लगातार इस बात पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं कि हम अपने ग्राहकों के लिए सबसे ज्यादा क्या जानते हैं। 29 मार्च 2024 अप्रैल 2024 में अमेजन एमजीएम ने फैंडेंगो एट होम, रोटन टोमेटोज और आईट्यून्स के साथ मिलकर ग्राहकों को स्टूडियो के शताब्दी वर्ष के हिस्से के रूप में सीमित समय के लिए एमजीएम लाइब्रेरी से 100 फिल्मों का 100 आवश्यक फिल्में बंडल पेश किए। 35 उसी महीने उन्होंने जेक गिलेनहाल के 9 स्टूडियो प्रोडक्शंस बैनर के साथ 3 साल का फर्स्टलुक डील साइन किया, जिसके लिए वे उन फिल्मों पर पहली नज़र डालेंगे जिन्हें बाद वाली कंपनी थिएट्रिकल और स्ट्रीमिंग रिलीज के लिए बनाना चाहती है, जिसमें म्यूजिकल फन होम का फिल्म रूपांतरण भी शामिल है। 36 जुलाई 2024 में कंपनी ने एक लेबल के रूप में 1 दशक से अधिक की निष्क्रियता के बाद यूनाइटेड आर्टिस्ट्स के पुनरुद्धार की घोषणा की,
जिसमें नेटफ्लिक्स में पूर्व फिल्म प्रमुख और यूनिवर्सल पिक्चर्स के उपाध्यक्ष स्कॉट स्टुबर के साथ बहुवर्षीय साझेदारी में प्रवेश किए। सौदे के तहत स्टुबर यूनाइटेड आर्टिस्ट्स के लिए अपनी नवगठित प्रोडक्शन कंपनी के तहत फिल्मों का निर्माण करेंगे, जिसमें स्टुबर नए सिरे से पुनर्जीवित बैनर द्वारा जारी सभी परियोजनाओं में शामिल होंगे। 37 पुरस्कार 2015 में ट्रांसपेरेंट अमेजन स्टूडियो द्वारा निर्मित पहला शो था जिसने एक प्रमुख पुरस्कार जीता और स्ट्रीमिंग मीडिया सेवा द्वारा निर्मित पहला शो जिसने सर्वश्रेष्ठ टेलीविजन श्रृंखला, संगीत या कॉमेडी उर्फ सर्वश्रेष्ठ श्रृंखला के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीत। 38 2017 में मैनचेस्टर बाय द सी के लिए अमेजन स्टूडियोज सर्वश्रेष्ठ चित्र के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित होने वाली पहली स्ट्रीमिंग मीडिया सेवा बन गई। 39 फिल्म को कुल 6 अकादमी पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया था, जिसमें से 2 जीते। केसी एफ्लेक के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और केनेथ लोनेर्गन के लिए सर्वश्रेष्ठ मूल पटकथा। फिल्म द सेंसमैन 2016 ने सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म के लिए अकादमी पुरस्कार जीता। इसे असगर फरहादी ने निर्देशित किया और अमेजन स्टूडियो द्वारा अमेरिका में वितरित किया गया। 41 2018 में राहेल ब्रोसनाहन अभिनीत पीरियड कॉमेडी ड्रामा टेलीविजन श्रृंखला द मार्वलस मिसेस मेसेल ने 2 गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीते। ब्रोसनाहन के लिए सर्वश्रेष्ठ टेलीविजन श्रृंखला, संगीत में या कॉमेडी और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, संगीत में या कॉमेडी और 5 प्राइम टाइम एमी अवार्ड, जिसमें ब्रोसनाहन के लिए उत्कृष्ट हास्य श्रृंखला और हास्य श्रृंखला में उत्कृष्ट मुख्य अभिनेत्री शामिल है। यूनाइटेड आर्टिस्ट्स रिलीजिंग की फिल्म वुमेन टॉकिंग को 95वें अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए नामांकन मिला तथा सर्वश्रेष्ठ रूपांतरित पटकथा का पुरस्कार भी मिला। 2023 में ओरियन पिक्चर्स की अमेरिकन फिक्शन ने स्टूडियो के रीब्रांड के बाद टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में पीपल्स चॉइस अवार्ड के लिए अमेजन एमजीएम स्टूडियो को अपनी पहली जीत दिलाई। 41 फिल्म को 96वें अकादमी पुरस्कारों में 5 नामांकन प्राप्त हुए, जिसमें सर्वश्रेष्ठ चित्र भी शामिल था और इसने सर्वश्रेष्ठ रूपांतरित पटकथा का पुरस्कार जीता। अमेजन एमजीएम स्टूडियो, जिसे पहले अमेजन स्टूडियो के नाम से जाना जाता था, 2010 में लॉन्च किया गया एक अमेरिकी फिल्म और टेलीविजन उत्पादन और वितरण स्टूडियो है, जिसका स्वामित्व अमेजन के पास है। इसने मई 2023 में एमजीएम होल्डिंग्स के साथ विलय के बाद अपना वर्तमान नाम लिया, जिसे अमेजन ने 1 साल पहले अधिग्रहित किया था। 3 सितंबर 2023 तक इस स्टूडियो के प्रोडक्शंस मुख्य रूप से मेट्रो गोल्डविन मेयर लेबल और अमेजन की अपनी स्ट्रीमिंग मीडिया सेवा अमेजन प्राइम वीडियो के तहत मूवी थिएटरों के माध्यम से वितरित किए जाते हैं। 4 अवलोकन गठन और प्रारंभिक सफलता 2010 से 2021। अमेजन स्टूडियो का लोगो 2010 से 2019 तक इस्तेमाल किया गया। टेलीविजन और फिल्मों की स्क्रिप्ट पहले अमेजन पर ऑनलाइन सबमिट की जाती थी 5 और कर्मचारियों द्वारा पढ़ी जाती थी। हालांकि वेबसाइट बताती है कि वे अब सबमिशन स्वीकार नहीं करते हैं। अमेजन ने 90 दिनों के भीतर सबमिट की गई स्क्रिप्ट की समीक्षा करने का लक्ष्य रखा। हालांकि यह प्रक्रिया लंबी हो सकती है। यदि किसी प्रोजेक्ट को विकास के लिए चुना जाता था, तो लेखक को $10,000 का भुगतान किया जाता था। 6 यदि किसी विकसित स्क्रिप्ट को पूर्ण बजट वाली फिल्म के रूप में वितरण के लिए चुना जाता था, तो निर्माता को $2 लाख का भुगतान किया जाता था। यदि इसे पूर्ण बजट श्रृंखला के रूप में वितरण के लिए चुना जाता था, तो निर्माता को $55,000 के साथ खिलौने और टी-शर्ट लाइसेंसिंग और अन्य रॉयल्टी और बोनस से अमेजन की शुद्ध प्राप्तियों का 5% तक का भुगतान किया जाता था। 7 2008 में अमेजन ने फिल्म निर्माण में विस्तार किया। 20वीं सेंचुरी स्टूडियो के साथ द स्टोलन चाइल्ड फिल्म का निर्माण किए। 8 जुलाई 2015 में अमेजन ने घोषणा की कि उसने स्पाइक ली की नई फिल्म चिराग को अपनी पहली अमेजन ओरिजिनल मूवी के रूप में अधिग्रहित किया है। 9 10 11 2010 में अमेजन स्टूडियो ने लोगों को पटकथाएं प्रस्तुत करने की अनुमति देना शुरू किया, जिस पर अमेजन स्टूडियो और उसके ग्राहक वोट करेंगे। शीर्ष पटकथा लेखकों को बताया गया कि वे नकद पुरस्कार अर्जित करेंगे। इसे जेफ बेजोस ने
वैज्ञानिक स्टूडियो नाम दिया था। यह कार्यक्रम 8 साल बाद बंद हो गया क्योंकि प्रस्तुत की गई पटकथाएं निम्न गुणवत्ता की थीं। 12 अमेज़न स्टूडियोज ने 2012 में अपनी एकमात्र कॉमिक बुक सीरीज ब्लैकबर्न बरो को भी मुफ्त डाउनलोड के रूप में रिलीज किए। 13 इसमें एक सर्वेक्षण शामिल था जिससे अमेज़न को यह निर्धारित करने के लिए प्रतिक्रिया एकत्र करने की अनुमति मिली कि कॉमिक को फिल्म में बनाना सार्थक है या नहीं। 13 सितंबर 2012 तक अमेज़न स्टूडियोज को 10,000 से अधिक फीचर स्क्रीन प्ले सबमिशन प्राप्त हुए थे। 13 और मार्च 2013 तक 2,700 टेलीविजन पायलट और मार्च 2013 तक 23 फिल्में और 26 टेलीविजन सीरीज सक्रिय विकास में थीं। 13 2016 के अंत में इसने अपने फिल्म डिवीज़न को प्राइम मूवीज में पुनर्गठित किए। 15 अमेज़न स्टूडियो का लोगो 2019 से 2023 तक इस्तेमाल किया गया। 27 जुलाई 2017 को यह घोषणा की गई कि दिसंबर 2017 की रिलीज वंडर व्हील से शुरू होकर अमेज़न स्टूडियोज अपनी स्वयं की वितरण कंपनी होगी। इससे पहले अमेज़न स्टूडियोज ने अपनी परियोजनाओं को वितरित करने के लिए कई बाहरी स्टूडियो पर भरोसा किया था। 16 कंपनी ने $250 मिलियन में द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के वैश्विक टीवी अधिकार भी हासिल किए। 17 हालांकि अमेज़न के पास अभी भी संयुक्त राज्य अमेरिका के बाहर बाहरी वितरण क्लाइंट है, जैसे कि कनाडा में एलिवेशन पिक्चर्स, साथ ही यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस में वार्नर ब्रदर्स और स्टूडियो कैनल। अप्रैल 2018 में अमेज़न स्टूडियोज ने घोषणा की कि वे अब पटकथाओं के खुले सबमिशन स्वीकार नहीं करेंगे ताकि वे जिन फिल्म निर्माताओं के साथ काम करते हैं उन्हें केवल उन लोगों तक सीमित कर दें जिनके साथ स्टूडियो ने कामकाजी संबंध स्थापित किए हैं और उभरते हुए लोगों को अपनी परियोजनाओं को पेश करने से रोक दें। उन्हें अनचाही सामग्री और उनके साथ काम करने के लिए उल्लेखनीय और प्रतिभाशाली नहीं मानते हुए। 18 MGM का अधिग्रहण और रीब्रांडिंग 2021 वर्तमान मई 2021 में अमेज़न स्टूडियो की मूल कंपनी ने मेट्रो-गोल्डविन-मेयर MGM का अधिग्रहण करने के लिए बातचीत शुरू की। 26 मई 2021 को यह घोषणा की गई कि स्टूडियो को अमेज़न द्वारा $8.45 बिलियन में अधिग्रहित किया जाएगा, जो विनियामक अनुमोदन के अधीन है। अमेज़न स्टूडियो और अमेज़न प्राइम वीडियो के साथ एक लेबल के रूप में काम करना जारी रखेगा। 3 अमेज़न यूनाइटेड आर्टिस्ट्स रिलीजिंग MGM और अन्नपूर्णा पिक्चर्स का संयुक्त वितरण उद्यम के साथ साझेदारी करना जारी रखेगा, जो MGM शीर्षकों को केस बाय केस आधार पर नाटकीय रूप से संचालित और रिलीज करना जारी रखेगा। अगस्त 2021 में यह बताया गया कि स्टीवन प्रिंद ने स्टूडियो के साथ एक समग्र टीवी डील और फर्स्ट लुक डील साइन की है। 19 सितंबर 2021 में यह बताया गया कि ब्रायन ओटानो ने अमेज़न स्टूडियो के साथ एक डील साइन की है। 20 इसके अलावा सितंबर में एडी मर्फी ने अमेज़न स्टूडियो के साथ फर्स्ट लुक फिल्म डील साइन की थी। 21 जनवरी 2022 में वेस्टब्रुक ने अमेज़न स्टूडियो के साथ एक बहुवर्षीय फर्स्ट लुक डील साइन की। उसी महीने अमेज़न स्टूडियो ने 87 नॉर्थ प्रोडक्शंस के साथ 10 अंकीय डील साइन की। नवंबर 2022 में यह घोषणा की गई कि जेनिफर साल्के को अमेज़न स्टूडियो के अलावा MGM की फिल्म और टेलीविजन डिवीजनों का पूरा नियंत्रण दिया जाएगा, जिसमें ब्रियर्टन CEO के पद से हटकर MGM प्लस और MGM अल्टरनेटिव टेलीविजन के लिए PVS कॉर्पोरेट रणनीति के उपाध्यक्ष बनेंगे। संपत्ति यह भी देखें MGM होल्डिंग्स संपत्ति, फिल्म निर्माण और वितरण, मेट्रो-गोल्डविन-मेयर, यूनाइटेड आर्टिस्ट्स और ओरायन पिक्चर्स के लोगो, जो स्टूडियो की प्राथमिक फिल्म इकाइयाँ है। मेट्रो-गोल्डविन-मेयर, यूनाइटेड आर्टिस्ट्स, ओरियन पिक्चर्स, ओरियन क्लासिक्स, अमेरिकन इंटरनेशनल पिक्चर्स, प्राइम मूवीज, अमेज़न कंटेंट सर्विसेज, अमेज़न MGM स्टूडियोज वितरण, टेलीविजन, MGM टेलीविजन, MGM अल्टरनेटिव टेलीविजन, MGM इंटरनेशनल टेलीविजन, MGM ऑन डिमांड, MGM UA टेलीविजन, बिग फिश एंटरटेनमेंट LLC, अर्धचंद्र चित्र, इवोल्यूशन मीडिया, इवोल्यूशन फिल्म एंड टेप, इंक.
गेटो ग्रांडे प्रोडक्शंस, मैक्सिकन उद्यमियों मिगुएल एलेमन और एंटोनियो क्यू के साथ संयुक्त उद्यम, लाइट वर्कर्स मीडिया, ओरियन टेलीविजन, थैनल, MGM प्लस मार्की, MGM प्लस हिट्स, MGM प्लस थ्राइवाइन, MGM प्लस ऑन डिमांड, स्क्रीनपिक्स एक्शन, स्क्रीनपिक्स वेस्टर्न, स्क्रीनपिक्स वॉयस, स्क्रीनपिक्स ऑन डिमांड, इम्पैक्ट, कॉमकास्ट के साथ संयुक्त उद्यम, टेलीसिने, कैनाइस ग्लोबो, वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो, पैरामाउंट पिक्चर्स और यूनिवर्सल पिक्चर्स के साथ ब्राजील का संयुक्त उद्यम, टेलीसिने एक्शन, टेलीसिने पंथ, टेलीसिने मज़ा, टेलीसिने पिपोका, टेलीसिने प्रीमियम, टेलीसिने टच, टेलीसिने प्रोडक्शंस, टेलीसिने ऑन डिमांड, टेलीसिने प्ले, MGM साई-फाई, roku linear channel, अन्य, MGM कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, MGM होम एंटरटेनमेंट, MGM म्यूजिक, MGM स्पोर्ट्स, MGM ऑन स्टेज। तो दोस्तों ये सीधा पार्ट है 2001 तरह से जो हमें 23 के अंदर मूवी देखने को मिली थी माई फोल्ड, उसका एक दूसरा पार्ट है जिसका टाइटल रखा गया है योर फोल्ड, और ये आज की तारीख में हमें देखने को मिल रही है प्राइम वीडियो पर। आप इसे हिंदी में और हिंदी के साथ साथ तमिल, तेलुगु, कन्नड़ में भी देख पाओगे। बाकी जैसे ये रिलीज़ होती है तो उसके अगले दिन मैं आपके लिए इसकी एक्सप्लेनेशन की वीडियो भी लेकर आने वाला हूँ। तो दोस्तों आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, और आप में से कितने लोग इसका इंतज़ार कर रहे थे नीचे कमेंट कर दें। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।